देखिए कौन कौन सी कारण। धूम्रपान करने के कारण मुख्यतः प्रधानतः उत्पन्न होने वाला दीर्घकालीन, इसका मतलब या तो यहां से बात पकड़ो या फिर धूम्रपान। अस्थमा नहीं है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी नहीं है, वात स्फीति एम्फाइसेमा है, क्योंकि वात स्फीति एक्सेस स्मोकिंग की वजह से उत्पन्न होता है। क्लियर है यहां तक? और भी देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। श्वास नली में ट्रैकिया, तरल एकत्रित हो जाना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में निमोनिया पढ़ेंगे तब बताया जाएगा आपको, ये उसका करेक्टर है, गलत हो गया। श्वास नली का शोथ, क्या श्वास नली में ट्रैकिया? ट्रैकिया में सूजन थोड़ी ना आती है, गलत हो गया। पहला है फेफड़ों में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया। हाँ ये सही है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि अस्थमा या दमा ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। क्लियर है यहां तक? और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं। क्या क्या ऑप्शन बनाए वो भी देखें। निम्नलिखित, कि दोनों क्वेश्चन ये भी नहीं। सिलिकोसिस, देखो बेटा, व्यावसायिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसका मतलब ओआरडी की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन में है बोटुलिज्म, क्या ये है क्या? नहीं। वात स्फीति, ये भी नहीं। एंथ्रेसिस, ये भी नहीं। सिलिकोसिस, हाँ ये है, क्योंकि सिलिका की अमाउंट यदि बढ़ जाए तो वो ओआरडी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डेवलप करता है। और देखिए 2018 में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन डिसऑर्डर से ही पूछ लिए। निम्नलिखित में से तो मतलब ये एम्फाइसेमा की बात कर रहा है और ये आता है। सेकंड, पहला है श्वसन सतह में अधिकता, श्वसनिका में कमी,
सवसनिका की संख्या में अधिकता देखिए बेटा, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, और बहुत अच्छे तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रम से दमा एवं वात स्थिति में फेफड़ों की दशा उचित रूप से दर्शाता है? श्वसन सतह में अधिकता, क्या श्वसन सतह ज्यादा करेगा? पहली चीज तो हम यहां से देखें कि ये दमा है और ये क्या है, वात स्थिति। तो ये तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को डिक्रीज करेगा और ये श्वसन और श्वसनिकाओं में शोथ उत्पन्न करेगा। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है, श्वसनी सतह अधिकता, ये भी नहीं होगा और ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि श्वसनिका में शोथ वात स्थिति में नहीं होगी। करेक्ट आंसर इज श्वसनिका में शोथ दमा में होगा और श्वसन सतह में कमी, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? एक क्वेश्चन और करते हैं जो 2019 में पूछा गया। द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घरघराहट उत्पन्न करते हैं। देखो हिंट मिल गया ना हमें, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा होगा, दमा की बात कर रहा। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से। पहला ऑप्शन कमी, के श्रावण में कमी, नासिका गुहा स्तर की मामूली वृद्धि, श्वसनी एवं शोथ। देखिए बेटा ध्यान से समझे इसको। वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनी विकार, तो श्वसनी विकार इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पूछा है जो घरघराहट उत्पन्न करता है। इसका मतलब एक हिंट और मिल गया, इसने अस्थमा या दमा की बात की। रेशेदार उत्तकों का प्रोलिफरेशन, इसका मतलब फाइब्रोसिस, तो ये मैंने आपको बताया था, ये तो ORD में होता है, गलत हो गया। न्यूमोसाइट के द्वारा पृष्ठ संक्रियक, पृष्ठ संक्रियक क्या है, सर्फेक्टेंट की बात कर रहा बेटा, सर्फेक्टेंट, और जब सर्फेक्टेंट कम हो जाएगा तो एल्यूलाई गेट डैमेज, एटेलेक्टेसिस, उसकी बात भी नहीं हो रही। देखो एनसीईआरटी से बाहर से पूछ लिया। नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर की मामूली सी वृद्धि, इसका मतलब नेजल कैविटी की बात कर रहा है, तो ये तो नॉर्मल, नॉर्मल केस में सिंपल जुकाम लग जाए तो उसके केस में भी ऐसा हो सकता है। श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का शोथ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन आने से घरघराहट उत्पन्न होगा। देन द करेक्ट आंसर इज, आपने देखा बेटा मैं अभी तक जो क्वेरीज डिस्कस किया हूं उसमें से अभी तक 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं जो 2016, 17, 18 और 19 में कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो ये जो डिसऑर्डर मैंने डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं समराइज करता हूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में। सबसे पहले मैंने बताया आपको डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन संबंधित विकार अस्थमा के बारे में। और अस्थमा में मैंने क्या बताया कि इसका पॉजिटिव एजेंट एलर्जन है। एलर्जन पार्टिकल जो है वो हमारी लंग्स के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल में इन्फेक्शन आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तीसरा, सांस लेते टाइम पर घरघराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट मैंने बताया एम्फाइसेमा में क्या बताया, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से या अत्यधिक धूम्रपान करने की वजह से दीर्घकालिक विकार या क्रोनिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, जिसे बोलते हैं एम्फाइसेमा। इसके उपचार के लिए एल्यूलाई जो है डैमेज हो चुकी है, तो उसके उपचार के लिए अल्फा एंटीट्रिप्सिन को भी यूज लेते हैं। इस विकार में होगा क्या, एम्फाइसेमा वर्ड का मतलब है इन्फ्लेमेशन और फुल ऑफ एयर, वायु का भरा हुआ। ऐसे में एल्यूलाई का सरफेस एरिया जो गैसेस एक्सेस एरिया वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक्सेस स्मोकिंग क्या कर दिया, एल्यूलाई की वाल को डैमेज कर। तीसरा मैंने बताया ओआरडी। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइंस या खानों में या उद्योगों में काम करते हैं जहां पर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन्स मींस जहां पर पत्थर की पिसाई और तोड़ने का काम चलता है। ऐसे में वो लोग मास्क यूज नहीं करते हैं, जबकि उन्हें मास्क यूज करना चाहिए। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ लंग्स, उसके अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोसिस मींस तंतु में या रेशा में रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसे तरीके की ओआरडी में सिलिका अमाउंट जमा हो जाए तो सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस अमाउंट जमा हो जाए तो एस्बेस्टोसिस। वातावरण के अंदर सिलिका, एस्बेस्टोस, फ्यूम्स और भी कोई ऐसे सब्सटेंस है हार्मफुल जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएं, वो ओआरडी उत्पन्न करते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसके बाद मैंने बताया आपको डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, जैसे कि प्लूरिसी। हमारे लंग्स को कवर करने के लिए दो मेम्ब्रेन है, पैराइटल प्लूरा, विस्टल प्लूरा। उसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड के अंदर वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन होने की वजह से इस प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाती है। और जैसे ये अमाउंट बढ़ जाएगी तो बढ़ी हुई अमाउंट की वजह से पेन होना शुरू हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आना शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं प्लूरिसी। फिर मैंने बताया एटेलेक्टेसिस। हमारे एल्यूलाई जो 300 मिलियन है उनके अंदर दो तरीके की चपटी कोशिकाएं पाई जाती है। न्यूमोसाइट फर्स्ट जो गैसेस एक्सचेंज का काम करती है, न्यूमोसाइट सेकंड जो सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करने का काम करेंगे। जब सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं होगा तो ऐसे में एल्यूलाई डैमेज हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। फिर मैंने बताया हे फीवर। जब हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का पोलन ग्रेन एंटर कर जाता है और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शुरू कर दे, एलर्जिक रिएक्शन शुरू कर दे, तो वो हे फीवर को कॉज करेगा। इसके अलावा मैंने जब हम प्लेन से डाउनवर्ड और प्लेन से अपवर्ड जाएं तो दो विकार डिस्कस किए, माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस, और दूसरा डिसबेरिज्म या कैसन्स डिजीज या डाइवर्स डिजीज। जब हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएं, जब हम प्लेन से श्रीनगर की तरफ जाएं, जब हम प्लेन से ऊटी की तरफ जाएं, जब हम प्लेन से किसी भी हाई एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, तो हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते टाइम हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। और बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेज आएंगे, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो हमारे वोमिटिंग फीलिंग, हेडेक, टायर्डनेस, ये सभी सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे डाइवर्स या गोताखोर पानी नीचे की तरफ जाता है
तो वहां पर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और ऐसे में जो बॉडी का प्रेशर कम है तो जो भी डिफ्यूजेबल गैसेज हैं डिफ्यूज होंगी वो डिकम्प्रेशन से तेजी से बॉडी के अंदर एंटर करेंगी, ऐसे में डाइवर्स डिजीज कॉज करती हैं। क्लियर? एप्लीकेशन बायोलॉजी जो 12th का चैप्टर है वहां पर आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि निमोनिया है, जैसे कि सार्स डिसऑर्डर है, जो सार्स है एक वायरल डिसऑर्डर, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर। इनके बारे में आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन बायोलॉजी में। यहां पर कुछ एनसीईआरटी से बाहर कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे कि ब्रीदिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। मैं कहूं यूपनोइया, इसका मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग। मैं कहूं डिस्पनोइया, इसका मतलब पेनफुल ब्रीदिंग। मैं कहूं हाइपोक्सिया, इसका मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। मैं कहूं एसफाइक्सिया, इसका मतलब CO2 का लेवल ज्यादा है, O2 का लेवल कम है। मैं कहूं हाइपरकैप्निया, इट मींस ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गई। तो इन वर्ड के बारे में भी यहां पर देखते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूं ये एनसीईआरटी से बाहर तो हैं, लेकिन एनसीईआरटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। जैसे कि हाइपोक्सिया, इस तरीके के क्वेश्चन जनरेट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि एसफाइक्सिया, इट मीन्स more CO2 and less O2. Hypercapnia, it means breathing rate. Hypocapnia, it means breathing rate slow. Eupnoia, it means normal breathing. Dyspnoia, it means painful breathing. तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी भी आपसे नॉर्मल तरीके से यदि पूछे तो हम देख सकते हैं कि हाइपोक्सिया का मतलब क्या है। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहां पर कम है। जैसे हम प्लेन से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाइपोक्सिया कंडीशन का फेस करते हैं। एसफाइक्सिया, इसका मतलब बॉडी के अंदर CO2 की अमाउंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, O2 की अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और इसकी वजह से एसफाइक्सियल डेथ भी पॉसिबल है। हाइपरकैप्निया, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है 12 to 16, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाए। हाइपोकैप्निया, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल से स्लो हो जाए। यूपनोइया, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, और ब्रीदिंग रेट क्या है 12 to 16। और डिस्पनोइया का मतलब क्या है, पेनफुल ब्रीदिंग। उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो बातें की वो डिसऑर्डर्स
रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में बातें की, और इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए उनके बारे में बातें की। नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे ब्रीदिंग रेगुलेशन से रिलेटेड और डिसऑर्डर से रिलेटेड, और भी किस तरीके के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, उन सभी क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।